पॉइंट इधर से 10 पॉइंट उधर से यदि आप लिख देते हैं तो आपका जो है आसान क्वेश्चन होता है ये, और आपका आराम से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको कवर हो जाएगा। तो कभी कभी इसमें इससे शॉर्ट नोट में फिर अभी जो 2-4 बात बताया उससे शॉर्ट नोट ये आपको मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएंगे, इससे कुछ कुछ इसे कवर हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव से ही डिराइव करके करना ही है, इसी में से जो पढ़ाते हैं उसी से वो करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें से निकाल करके इसका ऑब्जेक्टिव बना दिए, इसका ऑब्जेक्टिव ये क्या होगा, नया तो होना चाहिए कि नहीं, 4 वो ऑप्शन दे देंगे, उसमें कहेंगे कौन सा नहीं होना चाहिए। तो यदि आप ये सब 12-15 ऑप्शन उसको जानेंगे तो उसमें से आसान से 3 को छांट लेंगे और एक हमारा जो आउट होगा उसको आंसर कर लेंगे। इसी तरह से इससे उसमें भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आगे इसका ये हो गया। अब आगे जो है दूसरा कोई चैप्टर हम देखते हैं, और दूसरा चैप्टर से फिर इसमें एक नंबर ये तो पीछे हाँ, ये देखिए ये जो है ये हम थोड़ा सा चार्ट बना के लाए, आप लोग के स्क्रीन पे हो रहा है आप लोग का शेयर ये हुआ। ये जो है बीच में आप लोग को ये हम थोड़ा सा ऑपरेटिंग रेशियो का कल जो हम बताए थे कि सभी रेलवे का अलग अलग होता है और सभी रेलवे को मिला करके इंडियन रेलवे का एक ऑपरेटिंग रेशियो होता है। ठीक, तो इसमें जो है इसमें देखिए ऑपरेटिंग रेशियो जो हमारा है, भुवनेश्वर कल में बताया था कि ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का 51% ऑपरेटिंग रेशियो, ईसीआर रेलवे बिलासपुर, क्योंकि इसका कम है इसीलिए मैं उल्लेख किया हूँ, ऐसा नहीं सारे रेलवे का अलग अलग हो उसका जानकारी का कोई जरूरत नहीं। अभी आपको पूछा जाता है सबसे कम किस रेलवे का है, यदि पूछेगा कि ऑपरेटिंग रेशियो सबसे कम किस रेलवे का है तो आप इसमें जवाब देंगे 51, या फिर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का। इसमें भुवनेश्वर में और बिलासपुर में, क्योंकि दोनों डिवीजन में आगे पीछे थोड़ा सा चलते रहा था, इससे पहले जो था उसमें बिलासपुर आगे चल रहा था और सेकंड पोजीशन पे ईस्ट कोस्ट था, लेकिन अभी जो है वो भुवनेश्वर आगे चला गया और बिलासपुर थोड़ा 52% के साथ सेकंड पोजीशन पे ये अभी है, क्योंकि यहाँ पे मतलब खाद्यान्न ज्यादा है, मतलब ये ढुलाई माल ढुलाई ये सब जो है यहाँ पे ज्यादा इसलिए करके होता है, और कोई बहुत सारे फैक्टर है इसके। और ईस्टर्न रेलवे जो हमारा पहला मतलब जिससे ये हुआ, ईस्टर्न रेलवे का 170 है, ये भी इसका सबसे मतलब ये कहिए कि ये सब 100 से ऊपर हो गया। और मेट्रो रेलवे कल हम बताए थे कि सबसे ज्यादा मेट्रो रेलवे जो भी नया जोन बना है मेट्रो रेलवे कोलकाता का 350 है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाए सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग रेशियो किस रेलवे का है तो आप बताएंगे मेट्रो रेलवे का, है ना। और सबसे कम हो गया आपका ये भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे का। ऑपरेटिंग रेशियो नेशनल लेवल पे 95% 19-20 में था, और उसको रिवाइज करके रिवाइज जो हुआ 97.46 हुआ, और अभी वर्तमान में मतलब जो आगे का लक्ष्य रखा गया 96.28 का अभी है इसमें। अब आगे देखिए उधर इसमें भी रिवाइज होगा, क्या होगा वो तो बाद में ये होगा, बट अभी जो है इसको 96.28 किया गया है। ठीक, ये बीच में मैं इसे कल का मैं बता दिया हूँ, ये मेरे पास डाटा था इसीलिए। इसमें आप लोग को एक मैं ये बता रहा था कि अभी एक ऑपरेटिंग रेशियो इधर से हो गया जो जोनल रेलवे द्वारा बनाया जाता है, मतलब हम जोन ईस्ट कोस्ट या फिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा। एक आदमी कल में देखा था जो आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें देखा PEI परफॉर्मेंस इफिशिएंसी इंडेक्स, है ना। PEI का फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि PEI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो परफॉर्मेंस इफिशिएंसी इंडेक्स, ये आप नोट भी कर लेंगे, यदि क्लास करते हैं तो उसको मैं शेयर करूं बाद में। ये है यदि आपके पास कॉपी कलम ये है तो पेन है तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। ये सब जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और ये कौन बनाता है, ये जो PEI है ये कौन बनाती है, ये हमारा डिवीजन बनाता है,
ये जो है ना डिवीजन को ऐसे करके बनाया गया, और डिवीजन में उस दिन हम बताए थे कल कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या था, ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिखा हुआ ये देख लीजिए, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस और ग्रॉस अर्निंग इनटू 100, ये होगा ऑपरेटिंग का। और ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस में क्या होता है, एप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ एंड एप्रोप्रिएशन टू पेंशन, इसमें दोनों चीज शामिल रहता है। और इसमें देखिए एक बात और इसमें होता है कि हम ऑपरेटिंग रेशियो को बहुत ज्यादा घटा नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा ये नहीं करते, बिकॉज इसमें एक चीज आप देखेंगे कि एप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ एंड एप्रोप्रिएशन टू पेंशन है। पेंशन जो है जिसका जो है वो तो निर्धारित है, उसमें तो कुछ हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसमें जितना पैसा देना है वो दिया ही जाएगा, इसीलिए ऊपर से कम करने का कोई सवाल नहीं है। अब बचा डीआरएफ का, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड जिसको बोलते हैं। अभी क्या क्या है, हाल के दिनों में अभी जो कुछ ऐसा मतलब सारा कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, हम लोग जानते हो रेलवे में, तो अभी क्या करते हैं कि ऊपर से डीआरएफ में जो है पैसा को कम कर देते हैं, मतलब जो काम डीआरएफ से होना उसको दूसरे मद से करा लेते हैं, और डीआरएफ का जो पैसा है वो मैं आपको करूंगा इस बार जो है ना 800 करोड़ रुपया मात्र दिया गया इसमें। तो डीआरएफ का जो है, डीआरएफ के अमाउंट को घटा दिया जाता है। यदि डीआरएफ के अमाउंट को घटा दिया जाएगा तो क्या होगा, ऑपरेटिंग रेशियो ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि इससे अप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ जो है उसमें जुड़ा हुआ है। अब इसमें जो पीआई, अब इधर आइए, अब जो ये है पीईआई, परफॉर्मेंस इफिशिएंसी इंडेक्स, इसमें क्या होता है कि अप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ एंड अप्रोप्रिएशन टू जो पेंशन है वो उसमें डिडक्ट नहीं किया जाता है, तो उसका अलग तरीके से बनता है, उसको लेना देना उससे बहुत ज्यादा ये नहीं है। बट शॉर्ट नोट में पहले या फिर डिफरेंसेस में, शॉर्ट नोट ऑपरेटिंग रेशियो एंड पीईआई कभी कभी पूछा है, और शॉर्ट नोट में ऑपरेटिंग रेशियो को अलग और पीईआई को अलग पूछा है, और पीआई किस स्तर पे बनाया जाता है ये सब भी होता है मतलब शॉर्ट नोट में। अभी आपको सिर्फ उधर पीआई किस स्तर पे बनाया था आप जो देंगे, मतलब डिवीजन लेवल पे, और उसमें क्या डीआरएफ शामिल रहता है, उसमें कौन कौन शामिल रहता है, तो आपको दे देगा चार्ट को, उधर से फंड जो है उसमें एक तो डीआरएफ दे देगा, तो कहेंगे नहीं उधर से, इसमें क्या है कि डीआरएफ पेंशन कोई भी फंड इसमें शामिल नहीं रहता है, ये मैं बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट तो पता चलेगा, नहीं लास्ट 5 नंबर है, नहीं इसमें आप 1 करेंगे, 1 आपका हो जाएगा जो हो इसको ये जो अभी आप लोग के पास फिर स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें क्या है कि एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्च होता है, जनरल एक्सपेंडिचर जो हमारा है, उसका हम नियंत्रण कैसे करते हैं, मतलब व्यय पर नियंत्रण का ये चार्ट देख लीजिए, ये चार्ट बनाया हुआ है ना, व्यय पर नियंत्रण किस प्रकार से किस किस तरीका से किया जा सकता है। एक संविधानीय नियंत्रण, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 112 जो बजट होता है, जो बजट पेश करते हैं वही से 112, 113, 114, 115 के अंतर्गत नियंत्रण किया जाता है, जो संवैधानिक नियंत्रण है जो बजट पास होता है। दूसरा हमारा होता है संसदीय नियंत्रण, मतलब कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट, तो ये हो गया संसदीय नियंत्रण। इसमें क्या होता है कि संसदीय आवधिक परीक्षा के माध्यम से आवधिक समीक्षा परीक्षा की जाती है संसद द्वारा, और उसके माध्यम से हम जो व्यय है हमारा उसमें कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मतलब मैं तो बता ही दिया जाए कि उस दिन सैलरी में जाएगा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, फ्यूल में जाएगा कोई कंट्रोल नहीं है, पेंशन में जाएगा कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके अलावा जो होता है उस पर ये सब क्या, उसका प्राकलन समिति के माध्यम से, लोक लेखा समिति आप लोग जानते होंगे, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, ये जो आवधिक के माध्यम से, ये होता है आरसीसी, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, वो इसमें देखती है कि हमको क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो इसमें समीक्षा करते हैं। उसके बाद एक प्राकलन समिति के माध्यम से होता है। तीसरा नंबर हो गया लोक लेखा समिति के माध्यम से, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है उसके माध्यम से,
उसका संसद सदस्यों के द्वारा, संसद सदस्य यदि मतलब संसद में बहस चलता है तो उस समय जो संसद सदस्य कुछ बोला जाता है कि नहीं इसको कट कीजिए, उसमें ज़्यादा कीजिए, तो उस समय में रेलवे मिनिस्टर के पास वो रहता है कि किसी चीज़ में हम कम कर सकते हैं, किसी चीज़ में ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसके लिए संसद सदस्यों द्वारा उसमें बहस के दौरान वो चीज़ कर सकता है। दूसरा सरकारी आश्वासन, एक आश्वासन समिति होता है, उसके द्वारा भी मतलब मिनिस्टर के द्वारा, रेलवे मिनिस्टर के द्वारा जो कुछ आश्वासन ये सब दिए जाते हैं उसको किस रूप में शामिल किया जाए, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके द्वारा भी हम इस पे कंट्रोल करते हैं। अब है कि उसके बाद आ जाइए रेल प्रशासन, जो हमारा रेल प्रशासन जोनल में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे किस प्रकार से इस पे कंट्रोल किया जाता है। देखिए निर्माण कार्य अनुदान, जो निर्माण कार्य अनुदान रेल प्रशासन का निर्माण कार्य अनुदान, उसका निर्माण कार्य रजिस्टर, वर्क रजिस्टर जो भी बताया था उसके लिए, वित्तीय समीक्षा मशीन और चल स्टॉक, ये सब प्रोग्राम के चलते हैं, ये सब प्रोग्राम के अनुसार ही मतलब के मार्फत से भी हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। एक आप जानते हैं RAR, राजस्व आवंटन रजिस्टर, रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर होता है, उसके माध्यम से भी हम उस पर मतलब लिखते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारा नियंत्रण हो रहा है कि नहीं। अनुपातिक बजट, मतलब अनुपातिक मतलब होगा कि जितना भी बजट आया उसको अनुपात में बांट देंगे, 3 महीना पे, 4 महीना पे, मंथली, वीकली की इतना ही खर्च होना चाहिए, उससे हम नियंत्रण करते हैं। मासिक, उसके बाद वीकली यदि बांटेंगे तो हम उसमें मासिक समीक्षा करेंगे, मासिक वित्तीय समीक्षा, और ये सबको बना करके इधर से राजकोषीय नियंत्रण, नकदी पूंजी का अनुपात जो होता है, ये सब मिला करके यहाँ पे विनियोग लेखा जो हमारा जाता है वो इस सब इसमें सब शामिल रहता है। अभी इस सब से इसमें जो व्यय पर नियंत्रण है, इसमें अभी आपको हम ये संसदीय नियंत्रण जो है सेकंड नंबर में, इसके बारे में मैं देखता हूँ कि संसदीय नियंत्रण में 1, 2, 3, 4, 5 करके इसमें क्या क्या इसमें आता है और क्या क्या इसमें किया जाता है वो अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। ये सब चीज से भी आपको मतलब शॉर्ट नोट में इससे आपको ये क्लियर होगा। ये 3 नंबर का 2 नंबर। हाँ। ये देखिए रेलों के ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, रेलों के वित्त पर संसद का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। रेलों के वित्त पर अभी जो हम उधर आपको चार्ट बताए थे उसी चार्ट में से एक होगा कि रेलों के वित्त, यदि आप चार्ट बना देते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों को। ये चार्ट को लेकर के इधर बना देंगे और इसमें ये सब पॉइंट जो है पॉइंट्स याद रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है आपको कि पॉइंट याद रखना है। RCC रख देंगे, रेलवे कन्वेंशन कमेटी हो गया, लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया, ये 4-5 यदि आप मतलब याद रहेगा तो उसके अनुसार उसको फिर हम लिख लेंगे। सब्जेक्टिव में यही एक फायदा है कि हम लोग यदि पॉइंट यदि जानेंगे तो उसको हम अपने से डील कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें लिख दिया जाएगा। अब इसको हम आगे देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे के संबंध में आगामी वर्ष के अनुमानित आय और व्यय को भारत के रेल मंत्री हर वित्तीय वर्ष के फरवरी माह में संसद में रेल बजट का प्रस्ताव पेश करता है। अब तो खैर तो चेंज है कुछ, तो इसमें अभी तो कैसे इसको थोड़ा सा ये करके लिखेंगे, बट ये हमारा ये नोट्स है। रेल बजट प्रस्तुत करने के बाद उस समय संसद में बहस होती है, ये सभी आदमी जानते हैं, और उसमें हम लोग टीवी और ये सब पे नजर गड़ाए हुए रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमारा रेल में क्या बजट पास हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहीं से इस प्रकार संसदीय नियंत्रण शुरू, जैसे आपको बताया था कि जैसे संसद में बजट पेश होता है और जिसमें बहस शुरू होती है, वहीं से इस पर जो है वो हमारा नियंत्रण शुरू हो जाता है कि इस पे व्यय इस बार जो दिया गया है आगामी वर्षों के लिए उस पे कैसे नियंत्रण करेंगे। क्योंकि रेल तब तक कोई व्यय नहीं कर सकता है जब तक कि वह संसद द्वारा पास न कर लिया जाए, संसद द्वारा, और विनियोग के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी न ले ली जाए। जब तक संसद किसी भी पैसे रुपया को पास नहीं कर, संसद द्वारा कोई भी व्यय पास जब तक नहीं होता तब तक हम खर्च नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रपति से उसका जो विनियोग हमारा, उसके लिए राष्ट्रपति से मंजूरी लिए बिना हम 1 रुपया भी रेलवे में एक्सपेंस नहीं कर सकते, एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। रेल बजट अनुदान की मांगों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर भी संसद इस अनुदान की मांगों को कम करके
या इनकार कर सकती है। रेलों पर होने वाले व्यय का संसदीय नियंत्रण निम्न तरीके से किया जाता है। अभी मैं आपको उधर बताया था चार्ट द्वारा। अब यहाँ पे आ जाइए कि नंबर 1 में आवधिक परीक्षा के चलते, जो फर्स्ट नंबर था हमारा, उसमें हो गया ये आवधिक परीक्षा के चलते, मतलब आवधिक परीक्षा के जरिए हम कैसे इस पे नियंत्रण करते हैं। इसमें एक आता आरसीसी, रेलवे कन्वेंशन कमेटी। पहले तो आरसीसी पे बहुत नोट, शॉर्ट नोट तो पूछता ही था, 5 मार्क का हमेशा, मतलब मोस्टली इसमें पूछा जाता था। तो अब तो वैसा खैर आप लोग को ये नहीं है, लेकिन आगे आप लोग को काम देगा। ये यदि आप देखते हैं तो फिर अपेंडिक्स 3 देना है, अपेंडिक्स 4 देना है। अकाउंट्स में तो यही सबसे बड़ी खासियत है। आप लोग बहुत मतलब सौभाग्यशाली है कि अकाउंट्स में आप लोग का ज्वाइनिंग हुआ है। इसमें आप कितना भी आगे तक पहुंच सकते हैं। यदि आपके पास लिखने की क्षमता है, नॉलेज है, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अकाउंट्स की यही सबसे बड़ी विशेषता है और खासियत है, इस बात को समझिए। यहाँ जो अकाउंट्स क्लर्क आते हैं, जो कंपनसेशन ग्राउंड पे आते हैं, वो भी एफएनसीयू बन के रिटायर करते हैं, और एफएनसीयू बन के रिटायर किए हम लोग, इस सबको देखे हुए हैं हम लोग। इसीलिए आप लोग एग्जाम अपेंडिक्स 2 का, अभी से 3 का भी है, उसका भी यदि कुछ आ जाता है तो कोई बात नहीं, उसका भी नोट्स लिख लीजिए, वो आगे आपको काम आएगा। क्योंकि 2 से काम नहीं चलेगा, सभी आदमी को 3 भी पास करना है, कम से कम 3, 4, ये सब, मतलब 3 तो जाइए ही। तो इसमें एक आता आवधिक समीक्षा के जरिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए सामान्यतः रेलवे अभिसमय समिति, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, यानी कि आरसीसी के बारे में इधर ये साइड में लिखा हूँ कि रेलवे कन्वेंशन कमेटी का स्थापना 1949 में हुआ। देख लीजिए 1949 है ना। ये आप लोग को पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि रेलवे कन्वेंशन कमेटी कब से शुरू किया गया। तो इसमें ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, तो उसमें एक ऑप्शन आप याद कर लेंगे शॉर्ट में। ये इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1949 ओनली फॉर, ये आरसीसी जो है ना ओनली रेलवे के लिए। बहुत सारे कमेटी जो आपको आप अभी बताएंगे आगे में, वो सब में काम करती है। ऐसा नहीं कि रेलवे के लिए ही काम करती है, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी काम करती है। वो मतलब गवर्नमेंट की कमेटी, मतलब आरसीसी जो है रेलवे कन्वेंशन कमेटी ओनली फॉर रेलवे। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 18 मेंबर होते हैं। इसमें पूछा जाएगा कि आरसीसी में कितने मेंबर होते हैं। पहले जो शॉर्ट नोट है उसमें 18 मेंबर होता है, इसमें 12 और 6, 12-6 मतलब हुआ कि 12 लोकसभा से और 6 राज्यसभा से इसमें मनोनीत किया जाता है। इसका काम क्या है? आरसीसी का काम क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड। आपने बताया था उदय पिछले दिन कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, मतलब जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमको पैसा मिलता है उस पर हम डिविडेंड कितना देंगे, उस पर हम डिविडेंड कितना देंगे, ये बात का निर्धारित कौन करता है? आरसीसी ही करता है। और आरसीसी के अनुसार जो निर्धारित होता है उसी के अनुसार रेलवे जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेलवे जो है अपने जो उससे लोन लेती है, जो उससे रिमेनिंग पैसा लेती है, उस पर वो डिविडेंड पे करती है। एप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ अभी बताया था कि ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर में आपको एप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ, एप्रोप्रिएशन टू पेंशन, तो पेंशन का तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो एप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ, डीआरएफ पे कितना पैसा दिया जाए ये भी कौन करेगा? तो आरसीसी ही करेगी, ये भी आरसीसी करेगी। और सरप्लस यदि होगा, सरप्लस ऑपरेटिंग रेशियो में बनाने के बाद उसको भी पूरा 3 का जब होगा तो डिटेल जानेंगे कि सरप्लस कैसे होता है। डिविडेंड देने के बाद यदि डिविडेंड घटा देंगे, मान ली सारा पैसा हुआ हमारे पास, इतना नेट हमारे पास रेवेन्यू आया, नेट रेवेन्यू में से भी हम यदि डिविडेंड दे देंगे, यानी कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लोन लिए हुए पैसा उसको भी हम यदि चुकता कर देते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास पैसा बचता है रेलवे के पास, उसको हम बोलते हैं सरप्लस। ठीक, और उस सरप्लस को फिर किस किस फंड में कितना कितना डालेंगे, ये भी काम करती है आरसीसी। यानी कि आरसीसी जो डिमांड नंबर 15 है, डिमांड नंबर 14, 15 जो मतलब जो भी एप्रोप्रिएशन टू जो फंड है वो सारा काम हमारा आरसीसी करेगी। ठीक, अब इसमें आ जाइए कि जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, तथा रेलवे की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने समान, ये रेलवे अभिसमय समिति रेलों की संचालक की परीक्षा करती है तथा रेलवे के वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने, रेलवे का वित्तीय स्थिति कैसे सुदृढ़ होगा
इसके लिए अपना नियमानुसार बनाती है। रेलवे के लिए साधन स्रोतों का आवंटन, कहाँ से साधन पैसा आएगा, कैसे आवंटन होगा, ये भी आरसीसी तथा रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को लाभांश का भुगतान। अभी बोला हूँ यहाँ पे जो है सामान्य राजस्व को रेट टू डिविडेंड, मतलब सामान्य राजस्व को जो लाभांश हमारा हुआ उसमें से जो हम देंगे डिविडेंड देंगे उसका भी पुनरीक्षा करती है और रिपोर्ट बताती है कि कितना देना है और हमको इसमें कितना ये करना है, सरप्लस करना है। तथा अपनी रिपोर्ट संसद को देती है जिस पर संसद विचार विमर्श कर उचित कार्रवाई करती है। अतः आवधिक परीक्षा के जरिए रेलों पर व्यय को नियंत्रण किया जा सकता है। और आरसीसी का एक काम और होता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एलोकेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जो रूल्स है इसका एक्सपेंडिचर का एलोकेशन का, उसमें भी कोई यदि परिवर्तन करता है तो ये आरसीसी करती है। आरसीसी का नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट में यदि आरसीसी आएगा तो उसमें ये सब चीज लिखेंगे। बट ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपको आवधिक समीक्षा के अंतर्गत ये सब बातें को लिखना है, ठीक। और अगला आप देखिए, अगला कोई डॉट होगा तो बाद में जो क्वेश्चन हम लोग का ये जो सेशन चलता है उसमें आप लोग पूछ लेंगे कि इसमें क्या करना है। ये आप लोग, अब अगला हो गया 3 नंबर, लोक लेखा समिति। अभी आपको हम बताए थे कि लोक लेखा समिति उधर से मतलब अगला जो समीक्षा करते लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की एक संसदीय समिति है। इससे भी शॉर्ट नोट पूछा जाता था, है ना। अभी आप लोग को शॉर्ट नोट तो नहीं है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एक एक करके करेंगे तो उससे हमारा लॉन्ग भी कवर होगा और ऑब्जेक्टिव भी कवर होगा। जो इधर साइड में दिया हुआ ये सब ऑब्जेक्टिव है, उसको मैं अभी बाद में यदि जस्ट बताऊंगा। भारत सरकार के विनियोग करने वाली लेखों को जो संसद द्वारा, भारतीय संसद की एक संसदीय समिति है जो भारत सरकार के विनियोग करने वाली लेखों का जो संसद द्वारा प्रस्तुत किया तो उसके जांच करती है और रेलों के संबंध में जांच करती है कि इसका 3 चीज देखना जरूरी है। ये 3 बातों की जांच करती है लोक लेखा समिति। पहला ए नंबर में ये पॉइंट आएगा कि यदि सुनिश्चित करना कि जो राशि खर्च की गई है वह उसी मद में की गई है जिसके लिए संसद द्वारा स्वीकृति की गई है तथा वह राशि कानूनी तौर पर उपलब्ध थी। जो हम खर्च करते हैं वो पहले से ही निर्धारित रहता है कि किस मद में हमको खर्च करना है और किस कितना खर्च करना है। ये सब ऊपर से ही पहले से ही हमारे संसद द्वारा ये निर्धारित रहता है। तो यदि दोबारा ये हम संसद लोक लेखा समिति ये देखती है कि जो खर्च किया गया है वो राशि उसी मद में खर्च थी और उसी के लिए पहले से आवंटित थी और कानूनी तौर पर उसी के लिए थी, ये चीज देखती है। दूसरा नंबर में व्यय शासित करने वाले प्राधिकार के अनुसार किया गया। जो व्यय किया गया, जो एक्सपेंडिचर है वो जो है वो कौन किया, सबका प्राधिकार है। खर्च करने का लिमिट है, यानी कि हमारा सीनियर स्केल, जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, एसएजी, जेएजी और एचएजी जो भी है, पीटीएम साहब जो भी है, सबका अपना एक प्राधिकार है कि किस लेवल में कौन खर्च करे। जो व्यय हुआ है वो शासित करने वाले जो हमारे शासित करने वाले प्राधिकार है उसी के अनुरूप, उन्हीं के संगठन से या उन्हीं के अथॉरिटी से ये खर्च किया गया है। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 में वो देखती है राशि जिसका पुनर्प्रयोग किया गया है, रीअप्रोप्रिएशन, वह सक्षम अधिकारी के द्वारा किया गया। जो रीअप्रोप्रिएशन होता है यानी वर्ष के लास्ट में क्या होता है कि एक फंड में कहीं जो मतलब काम ऊपर से ही रहता है ये निर्धारित, एक कार्ड पे काम मतलब रुपया कहीं घट गया और दूसरे कार्ड पे कहीं बढ़ रहा है, सिंपल इसको जानिए। तो जहाँ पे घट रहा है उसको पूर्ति करने के लिए जहाँ पे बढ़ रहा है वहां से राशि उठा करके उस घटे हुए फंड में जो है हम देते हैं, घटे हुए कार्ड में जो दिया जाता है उसको हम रीअप्रोप्रिएशन करते हैं सिंपल वे में। तो रीअप्रोप्रिएशन जो किया गया वो सक्षम है, उसका भी सक्षम अधिकारी सब नहीं कर सकता है। जीएम का कुछ अलग पावर है, एक फंड से दूसरे फंड में, वोटेड से चार्ज में नहीं कर सकते हैं, एक डिमांड से दूसरे डिमांड में, एक सब हेड से दूसरे सब हेड में, ये सब उसका प्रक्रिया। वो जब आप डिटेल में जाएंगे तब ये पता चले, आप लोग उतना डिटेल का ये जरूरत नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रीअप्रोप्रिएशन करते हैं। रीअप्रोप्रिएशन यदि किया गया है तो वो सक्षम अधिकारी के द्वारा किया गया है।
उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि लोक लेखा समिति रेलों व्यय पर हद तक नियंत्रण करती है। ये अपना लिख देंगे। अब देखिए लोक लेखा समिति जो मैंने बताया, अब इसके बारे में क्या होता है कि ये जुड़वा बन, ये जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति का जुड़वा बन इसको बोला जाता है। शॉर्ट नोट में यदि आपको बता कि लेफ्ट साइड में इधर लिखा हुआ ये सब करंट पूरी, ये तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ये। तो इसमें क्या है कि लोक लेखा समिति को हम प्राक्कलन समिति का जुड़वा बन कहते हैं। आपको शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि लोक लेखा समिति को दूसरे किस नाम से जाने थे, जुड़वा बन प्राक्कलन समिति का। इसमें कितना मेंबर होता है, 15 और 7 कितना हो गए, 22 हो गया। इसमें टोटल मेंबर की संख्या कितनी होती है, तो सभी लोकसभा से हो, मतलब सभी सांसद होंगे। इसमें जो है टोटल सांसद की संख्या कितनी होगी, 22 होगी। एल और आर मतलब 15 हो गया लोकसभा से और 7 हो गया राज्यसभा से। इसमें 22 हो गया, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से। ये भी आपको मतलब ऑब्जेक्टिव में आएगा, देख लेंगे। इस सब को ध्यान देना है आप लोग को कि लोकसभा से लोक लेखा समिति को लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, 4, 5, 6, 7 आपको ढूंढना है, उसमें आपको देना है। अब ये कितने दिनों के लिए होता है लोक लेखा समिति का, ये जो सदस्य लोग चुने जाते हैं, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसमें एक अध्यक्ष होता है। ये जो 15 और 7 22 हुआ, इसमें एक अध्यक्ष होगा जिसमें विपक्ष का, इसमें मतलब ऐसी परंपरा चली आई है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का ही सांसद होगा। मतलब जो पक्ष सत्ता में है अभी केंद्र में, उसका नहीं हो करके वो विपक्ष के तरफ से वो होता है। ठीक। अब अभी वर्तमान समय में जो है इसका विपक्ष का जो है चौधरी श्री अधीर रंजन, अभी इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये है चौधरी श्री अधीर रंजन। ये 1/5/2020 को बने हैं। तो अब कब तक रहेंगे, 2021 तक, यानी कि आप लोग का जब तक एग्जाम इधर होने वाला तब तक ये यही रहेंगे। आप लोग करंट यदि लिखना होगा इसमें आपको, यदि इस तरह से आएगा तो आप इस सब चीज का भी उल्लेख कर देंगे तो और आपका जो है आंसर सारगर्भित हो जाएगा और सर लोग समझेंगे नहीं बहुत अच्छा से लिखा है, बहुत अपडेट है, बहुत नॉलेज है। तो और मार्क्स आपको 3-4 मार्क्स इससे बढ़ देंगे, एक छोटा सा काम कर देने से। इतना तो लिखेंगे, ये तो सब आदमी लिखेगा, इतना आप थोड़ा सा ये कर देंगे तो आपका मार्क्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 1/5/2020 से और 15 जो ये लोकसभा के ये जो सांसद है, इसमें हमारे बिहार से देखिए 2 आदमी अभी वर्तमान समय में है। राम कृपाल यादव जानते होंगे, पाटलिपुत्रा क्षेत्र से ये है, और दूसरा है राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह जिसको बोलते हैं। ये 2 हमारे बिहार से एक मेंबर है। और अभी वर्तमान समय में क्या है कि जो 7 है राज्यसभा से, जिससे मुझे याद आ रहा है, इसमें 7 अभी फुलफिल नहीं है, इसमें 5 ही है और 2 जो है वो अभी खाली है। इसका और एक टर्म कंडीशन और होता है लोक लेखा समिति का कि जो इसमें से कुछ मिनिस्टर ही बन जाएंगे। जैसे ही मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसमें से इसका जो है ये जो सदस्यता खत्म हो जाएगा और ये सीट वैकेंट हो जाएगा। मिनिस्टर कोई जो है केंद्र सरकार को, वो इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक, चलिए ये आपको हो गया, मतलब लेटेस्ट आपको, मतलब ये आपको डाटा हो गया। और अगला अब हम चलते हैं इसी में प्राक्कलन समिति। ठीक, जो नियंत्रण करने पर क्वेश्चन उधर ही है, क्वेश्चन मतलब संसद द्वारा कैसे नियंत्रण किया जाएगा। प्राक्कलन समिति, अब एक आया प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति एक संसदीय समिति है जो रेलों के संबंध में प्राक्कलन की जांच करती है। जो प्राक्कलन हम प्रस्तुत करते हैं यहाँ से, जो हम मतलब बजट मांगते हैं संसद से, उस प्राक्कलन के विषय में जांच करती है तथा अपनी सिफारिशें संसद में सौंपती है, जिस पर संसद विचार विमर्श करके उस पर सुझाव देती है। प्राक्कलन समिति निम्न तथ्यों पर अपना सुझाव देती है जो निम्नलिखित है। जैसे उसका हम बोले थे कि 3 काम इसका मतलब ये है, लोक लेखा समिति का व्यय पर शासित करने वाले राशि पुनर्विनियोग रीअप्रोप्रिएशन, और एक हो गया था कि जो राशि खर्च की गई है वो उसी मद के लिए उपलब्ध थी कि नहीं। ये 3 काम, उसी तरह से प्राक्कलन समिति का भी कुछ यहाँ पे काम है जो आगे आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है, प्राक्कलन समिति में क्या है कि 30 मेंबर होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें राज्यसभा से नहीं होता, सब लोकसभा से ही प्राक्कलन समिति में 1 वर्ष का इसमें भी होता है, ये भी लिख देंगे। और इसका जो मेंबर का जो उसमें सदन होता है वो होता है एकल संक्रमणीय मत के आधार पर
अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ये सब शॉर्ट नोट यदि होता था तो उसमें लिखा जाता था कि उसका चयन किस प्रकार से होता है। इसमें आपका दोनों कवर हो जाएगा, शॉर्ट नोट भी हो गया और इधर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर भी हो गया। तो मेंबर 30 हो गए, 1 वर्ष के लिए होता है, जैसे उसमें भी 1 वर्ष के लिए, इसमें भी 1 वर्ष के लिए, और एकल सकमनीय मत अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर इसका चयन किया जाता है। अब है कि इसमें सुझाव देती है कि जो प्राक्कलन बनाए गए उसका स्वरूप कैसा हो। नंबर 1 हो गया कि प्राक्कलन जो संबंध में है वो सुझाव देते हैं कि प्राक्कलन जो बनाया जाए उसका स्वरूप कैसा होगा, यानी कि हम संसद में कोई चीज यदि हम पेश करते वो किस रूप में पेश कर, कैसा उसका फॉर्मेट होगा। इस चीज का ये प्राक्कलन समिति हमको बताती है कि किस फॉर्मेट में संसद में ये चीज पेश किया जाए, कोई चीज को हम किस रूप में पेश करेंगे, ये हमको प्राक्कलन समिति बताती है कि संसद में कैसे पेश किया जाए। टाइम हो गया, टाइम नहीं 5 हो गए। हाँ बस बड़ा गड़बड़ हुई। ठीक है, दिख रहा ना? सही आ रहा है स्क्रीन पे, से स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा चलिए आगे। हाँ ओके ओके, बस म्यूट कर ले। अगला 1 नंबर होता बोले तो अब बी नंबर में यहाँ आइए, उसी का प्राक्कलन समिति का यह बी नंबर में ये लिखना है कि यह जांच करती है कि प्राक्कलनों में जो रकम शामिल की गई है उसका विवरण सही से किया गया है। जो प्राक्कलन में, ये तो प्राक्कलन कैसे होगा, दूसरा होगा प्राक्कलन में जो रकम दिखाया गया है, मतलब उसका अमाउंट जो है वो उसका सही विवरण है कि नहीं, इस चीज का भी उसको जांच करती है। और तीसरा नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नंबर आप देख लीजिए, अभी तो ज्यादा ये चल रहा है कि प्राक्कलनों से संबंधित संगठन में क्या क्या किफायतें बरती जाए। हमारा जो संगठन है, मतलब हमारा रेलवे का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या क्या किफायतें बरती जाए, इसमें क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, और संगठन में कैसे मतलब इफिशियंसी को बढ़ाया जा सकता है। इस 3 चीज के बारे में ये प्राक्कलन समिति जो है हमको मैंडटरी देखती है, और इसी के अनुसार हम फायदे करते हैं और प्रशासन में कोई सुधार लाते हैं। 3 तो इसका हो गया और 3 तो उसका ही पॉइंट हो गया और 3 इसका पॉइंट हो गया। अब आगे देखिए कि रेलवे 4 नंबर में रेलवे परामर्श समिति के जरिए, रेलवे परामर्श समिति एक होता है जिसके जरिए भी रेलवे जो है मतलब संसद जो है एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करती है। रेलों द्वारा प्रदान की जाने, इसमें रेलों द्वारा प्रदान की जाने वाली, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा ये सब चीज को आप लोग को, मतलब ये क्योंकि ये शॉर्ट नोट तो ये तो है नहीं ऑब्जेक्टिव, ये तो मतलब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ये सब शेयर करते हैं तो आप लोग लिख लेंगे पूरा और एक बार दोबारा देख लेंगे, फिर एक बार रट लेंगे थोड़ा सा। रेलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित विषयों पर रेलों तथा रेल उपयोगकर्ताओं के बीच में परामर्श के लिए अधिक अवसर प्रदान करने तथा रेल उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए इस समिति की स्थापना की गई है। अब एक होता है कि रेलवे जो हमारा रेलवे है और रेलवे उपभोक्ता मतलब जो हमारा पैसेंजर है, इसमें क्या होता है कि उस एरिया का कहीं का जो नामी गामी जो आदमी होते हैं, बड़े आदमी जो बार बार बिजनेस में तो ऐसा, उस सबको इसमें मेंबर बनाया जाता है कि वो सब जो रेल का उपभोग करते हैं, जो रेल का यूज कर रहे हैं, उपभोग करता जो है उसके एक परामर्श की क्या क्या उसको ज्यादा मतलब ये क्या कहिए, मतलब उसको ज्यादा इस चीज के मतलब ये होता है कि रेल में यदि हम जाते हैं तो क्या क्या कठिनाई होती है, क्या क्या सुधार लाया जाए, हमें क्या प्रॉब्लम हुआ, तो वो इस चीज से ज्यादा रूबरू होता है क्योंकि वो हमेशा ट्रेवल करते हैं, उसमें रेलवे में ट्रेवल करते हैं तो उसको पता रहता है। इसीलिए इस तरह का एक समिति बनाया गया है कि रेलवे परामर्श समिति के जरिए रेलवे परामर्श समिति किया गया, और इसमें रेलवे उपभोक्ताओं को और इसके अवसर प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ताओं को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इस समिति की स्थापना की गई, जो रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में अपनी परामर्श देती है। जो रेलवे द्वारा फैसिलिटी दी जाती है स्टेशन पे, ट्रेन में या जो भी है,
उसके बारे में सुझाव देते हैं कि ये जो आप फैसिलिटी दी है वो सही है कि गलत है, या सही है तो और इसको कहाँ तक आगे बढ़ाया जा सकता है। इस सब के लिए ये रेलवे परामर्श समिति के जरिए होता है, और इसमें क्या क्या होगा वो भी वो बताती है, अपनी परामर्श देती है। और इस प्रकार से सेवाओं को किफायत बनाई जाती है, इस तरह से इसको किफायत के अंदर उसमें एक्स्ट्रा कुछ खर्च हो गया, ये हो गया। अभी जो गया आप देखते हो निर्भया योजना के तहत जो है निर्भया फंड बनाया गया है। जानते हो निर्भया फंड के तहत क्या किया गया कि मतलब इनको क्या नहीं है आप लोग तो निर्भया फंड के अंदर क्या है कि सभी रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा के अंदर किया गया है, मतलब व्यवस्था किया गया है कि मतलब किसी तरह का यदि स्नैचिंग या इस तरह कोई बात होता है तो उसमें उसको उससे देखा जा सकता है या उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। लगभग सभी स्टेशन पर, जैसे बिहार के भी बहुत सारे स्टेशन को उसमें दिया गया है, तो उसमें निर्भया योजना निर्भया फंड के तहत उसमें, और उसमें अलग से 2000 करोड़ या ऐसा कुछ या 20,000 करोड़ जो है वो मतलब अलग से फंड उसको दिया गया। उसका फंड का भी मैं बताऊंगा कि सब में कितना कितना करंट में फंड है, वो आप लोग को उतना यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको बताऊंगा। डीआरएफ इस बार कितना गया, 800 करोड़ रुपया डीआरएफ में दिया गया है, और हमारा आरआरएस के जो नया फंड है उसमें कितना गया है, निर्भया फंड जो है अलग से क्रिएट किया गया उसमें कितना फंड इस बार दिया गया है, इस सब में कितना कितना रुपया आया है, पैसा दिया गया है, इसका भी एक लिस्ट है, करंट लिस्ट है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। अब नेक्स्ट अब है कि रेलवे आश्वासन समिति के जरिए, एक होता है रेलवे आश्वासन समिति, ये सब लिखना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा मतलब रट लीजिए, बहुत ज्यादा ये नहीं है, बट इसको आप लोग एक बार दे देने से रट लेंगे, देख लेंगे, उसको लिख देंगे वहां पे। भारतीय संसद के रेलवे आश्वासन समिति में नियंत्रण करती है, अपना नियंत्रण में अपना योगदान देती है। इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि जो संसद में रेल मंत्री द्वारा घोषणा की गई है उसका नियत समय में पालन किया गया है अथवा नहीं। मैं आपको बताया था इससे पहले भी कि रेलवे आश्वासन समिति होती है, उसमें यह देखती है कि मान लीजिए जो बजट एक बार पास हो गया संसद में और रेलवे मिनिस्टर के द्वारा उस पर जो देना था, संसद के द्वारा जो देना था, वो सब सारे कार्य संपन्न हो गए। उसके बाद भी बीच में आप देखेंगे कि रेलवे मिनिस्टर जो हमारे रेल मंत्री, उसके द्वारा बीच में जो कुछ कुछ घोषणा की जाती है, मतलब बजट के बाद बीच में भी अभी घोषणा कर दिया कि हम ये फैसिलिटी देंगे, हम ये ट्रेन चलाएंगे, हम ये, बीच में पहले बहुत होता था, अभी बहुत हो रहा है, तो कोई घोषणा कर दिया संसद में, और उस जो घोषणा किया गया है वो घोषणा अमल हुआ कि नहीं, वो घोषणा अभी लागू हुआ है कि नहीं, और समय से पालन हुआ है कि नहीं, ये इस कमेटी जो है, ये समिति उसी चीज को देखती है कि रेलवे मिनिस्टर के द्वारा जो घोषणा किया गया, समय समय पर जो कुछ आश्वासन दिए गए, समय समय पर जो कुछ घोषणा किया गया, उस घोषणा का पालन किया गया है कि नहीं, मुख्य रूप से ये हो गया, इसी चीज को लिख देना है। तथा उस कार्य पर किस प्रकार से आश्वासनों पर अमल किया गया है जो कि नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी एक महत्वपूर्ण नियंत्रण की दृष्टि से कि वो काम बोलती है और काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, इसको थोड़ा सा देखना है। तो ये भी एक समिति जो है उस पर काम करती है, और उस पर आश्वासन, रेलवे आश्वासन समिति के जरिए इस पे नियंत्रण होता है। आगे एक और पॉइंट है, उसको मैं थोड़ा देखता हूँ और ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए लास्ट आपको जो छठा नंबर है, यदि आप ये 6 लिख देते हैं और जिस तरह से मैं बताया हूँ, यदि आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यदि आप लिख देते हैं तो कम से कम आपको 16 से ज्यादा ही अंक आएगा। 20 मार्क का क्वेश्चन तो 16 मार्क्स आपको उसमें आराम से मिलेगा, कितना भी कुछ काट चाट कर ले तब भी वो ज्यादा काट चाट नहीं कर सकते हैं जो हमारे ये करने। बाकी इसमें काट छाट करने की कोई जरूरत नहीं है, 16, 17, 18 तक भी आ जाएगा यदि आप अच्छा से लिख देते हैं ये सबको पूरा एकदम ये करके। तो लास्ट में चाहे संसदों के प्रश्न पूछने, वाद विवाद आदि के जरिए संसद में जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, बीच में जो सत्र चलता है उसके चलते भी, और वाद विवाद आदि जो होता है आपस में उसके चलते भी इसको पूछा जा सकता। देखते हैं कि बीच में 0 आवर होता है, उसमें संसद द्वारा कोई पेश किया गया, भाई रेल जो चलाएगा उसमें भी कितना खर्च हुआ, कोई क्वेश्चन बीच में पूछा जाता है, उसके लिए फिर उसको जो है रेल मिनिस्टर को या रेलवे मिनिस्ट्री के तरफ से उसका जवाब दिया जाता है। उस विवाद या उस सांसदों के प्रश्न पूछने के चलते भी इस पे नियंत्रण का एक जरिया है।
जब संसद में रेल बजट पेश किया जाता है तो उस समय संसद में सांसदों द्वारा बहस कराया जाता है तथा कोई भी सांसद प्रश्न पूछ सकता है तथा किसी मद में कमी या अधिकता का सुझाव दे सकता है। उस समय सत्र चल रहा है तो उसमें सभी सांसद अपना जो सबका होता ही है, सभी आदमी अपना सुझाव दे सकते हैं कि इसमें प्रश्न मतलब क्या कटौती की जा सकती है, क्या इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, कोई ट्रेन कहाँ से चलाना है या कुछ चलाना, ये सब जो है उसमें बहस पे अपना सांसद जो है वो दे सकता है। उपर्युक्त तथ्यों, अब लास्ट हो गया ये, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सांसदों द्वारा संसद में प्रश्न पूछने के बाद विवाद के माध्यम से भी इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि बजट बनाने का पूर्ण अधिकार रेल मंत्री के पास होता है। इसलिए संसद में इस पर बहस या वाद विवाद जरूरी हो जाता है ताकि एक का अधिकार का फायदा न उठाया जाए। ठीक, ये हो गया आपको कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट। ठीक, इसमें अभी क्या हुआ कि अभी कुछ चेंज हुआ, लेटेस्ट थोड़ा सा देख लेंगे। ये तो नोट्स है हमारा पुराना, थोड़ा सा पुराना, जिसमें हम लोग ये देखते तो वो था, अभी तो मर्ज कर दिया गया है। तो मर्ज करने के बाद 2017 से क्या सिनेरियो होगा उस सब चीज को थोड़ा सा देख लेंगे, या फिर मेरे पास भी यदि बनेगा तो मैं उसी ग्रुप में आप लोग को शेयर कर देंगे। ठीक, और भी कुछ मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक दो और है मेरे पास, वो टाइम के चलते अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास मेरा है उसमें मैं उस चीज को डील करूंगा। और आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में जो बहुत ज्यादा नहीं, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ये कर लीजिए, मतलब एक दो ट्रैफिक से ले लेंगे, एक दो स्टोर से ले लेंगे, और हमारा जनरल एक्सपेंडिचर से, और बुक्स एंड बजट से भी दो करके ले लेंगे। जब लोग उसी से आपको मतलब उसी पे कंट्रोल रखना है, उसी से आपको जो है उसमें क्वेश्चन टैली कर जाएगा और उसी से आराम से लिख देंगे, उसमें कोई इधर का यदि टैली कर गया, मान लिया आपने जो क्वेश्चन रटा है, आपने जो देखा है, आपने जिससे पूरा आपका ये है, यदि वो रट गया तो आराम से आप लिखेंगे और बहुत मजा आएगा। और करके देगा उसमें, एक ही क्वेश्चन आपको ये नहीं देगा कि ये क्वेश्चन लिखना ही है, आपको और करके देगा, ये लिखना 3 को 4 को दे देगा, उसमें जो 3-4 में से कोई न कोई फंस जाए, टैली करना ही है, तो उसको आराम से आप लोग ये कर देंगे। तो उससे आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ सभी सब्जेक्ट तो हम नहीं बताएंगे, एक्सपेंडिचर का ही मेरे पास है और उसमें ज्यादा क्लास नहीं है, टाइम भी कम रहता है यहाँ पे, इसलिए करके ज्यादा तो मतलब कवर नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को मतलब मैक्सिमम अधिक से अधिक मैं कवर कराऊँ, और नहीं भी होगा उसके बाद भी आप लोग यदि पूछेंगे, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आप लोग को शेयर कराऊंगा पुराना डाटा और ये सब का भी। और एक क्या करूंगा मैं, लास्ट मेरा जो क्वेश्चन ये होगा, सेशन होगा, बीच बीच में कुछ यदि होगा तो ये जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट बता रहा हूँ, ये सब का सारा डाटा जो आपको उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है, मैं जान रहा हूँ आपका क्या उपयोग है, पारा तारा ये सब तो लिखना नहीं है, कौन उपयोगी उसका सारा मैं एक डिटेल लेके आऊंगा। जैसे कि डिपार्टमेंटल चार्ज कितना होता है, कितने दिनों के लिए हमारा एचडी होता है, कितने दिनों का ईएमडी होता है, ये सब जो होगा ना, ये सब का जो पॉइंट होता है मेजरमेंट को कितने दिनों में रखा है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव करके मैं पूरा एक डिटेल दे दूंगा उसका, इधर आंसर रहेगा, इधर क्वेश्चन रहेगा, इधर आंसर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा, उसको मैं एक दिन शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे, और एक एक उसको बताने ज्यादा टाइम भी नहीं रहेगा, 15 से 20 मिनट में लाऊंगा, या स्क्रीन शेयर करने वाले बहुत एक्सपर्ट है हमारे सामने ये सब, तो ये सब करेंगे और एक एक करके बता दूंगा। नहीं भी बताऊंगा, यदि मैं आपको मैं शेयर भी कर दिया यहाँ से, तो आपको क्या होगा, वो आपको काम आ जाएगा, उसको एक बार आपको देख लेना, बस उसी में 100 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे आपको बहुत सारे। तो आगे मैं ये भी शेयर करूंगा। अब आपको बताइए कुछ एनी डॉट्स जो आप लोग को है तो वो आप पूछ सकते हैं, कर सकते क्या, और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। अब तो मेरा क्लास आगे 14 को है, देखा हूँ शायद, तो उस दिन में बताऊंगा, जो भी आप बोलेंगे मैं ये कराऊंगा। कल मेरा नहीं है शायद, या कोई आदमी यदि कैंसिल करते हैं तो मैं आऊंगा, जैसा मुझे लग रहा है कि कैंसिल करने से मुझे ही देंगे ये लोग। कल क्लास है, लेकिन कल है क्लास का 4, 5, 6 नहीं, कल क्लास नहीं है, फिर 7 को है आप लोग, कल क्लास नहीं है, परसों भी नहीं है, आज फ्राइडे है ना, तो फिर आप लोग का मंडे से क्लास होगा, है मंडे से आप लोग का बुक कीपिंग हो गया, बुक कीपिंग है, एनपीएस है, और जनरल एक्सपेंडिचर ये राजेश कुमार करके कोई वो बताएंगे, है ना, तो उससे भी कुछ हाँ उसको मैं शेयर कर दूंगा, है ना, आप लोग को पूरा ये हो जाएगा, इनके पास भी है इनको। ये आज क्लास वाला डिटेल तो ग्रुप में डाले हुए हैं ही,
नहीं नहीं, क्लास डिटेल नहीं, जो मैं पढ़ाया अच्छा, हूँ वो बताओ। उसके बारे में वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, है ना, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको शेयर करना जरूरी है ना, ये आप लिखेंगे कैसे, ये तो हो नहीं पाएगा। इसी से ऑब्जेक्टिव डिराइव करना आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ जाता है, सब्जेक्टिव से। इसी में आप देख ले, अभी बताया लास्ट में इधर से लेफ्ट साइड में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है वो भी आप देख लेंगे इससे, और अपने एक नोट कर लेंगे, सुबह में उसको देखेंगे, है ना। सुबह उठने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को रखिए पूरा एकदम लगन से, पूरा ध्यान से, जो है मैंने बताया कि अकाउंट्स में ऐसा है कि यदि आप पास करते जाएंगे तो बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे, इसलिए ध्यान से और फर्स्ट चांस में सबको पास कर जाना, ऐसा करके सभी आदमी को मन में रखना ये बात कि मुझे फर्स्ट चांस में ही क्लिक कर जाना है। 7 तारीख को नेक्स्ट क्लास है, पंकज कुमार वर्मा है जो एसोसिएट हैं, उनका क्लास है, बुक कीपिंग ही है उनका। और उसके बाद एस के चौधरी हैं एनपीएस में, सुनील जी उनसे बात हो गई है, वो आ जाएंगे। राजेश जी हैं जनरल स्कूल से पढ़ाएंगे। तो खैर आप लोग अपना तैयारी रखिएगा, और सब्जेक्ट क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कल का जो आप लोग का शिकायत था फर्स्ट क्लास के बाद वो दूर हो गया होगा। आज का क्लास में कुछ भी गेन करने के लिए 10% गेन किए कि नहीं किए? गेन हुआ है कि नहीं आप लोगों को कुछ है? मैं बोलता हूँ कि आप लोग यदि आते तो पेन और कॉपी लेके सामने रखिए, हाँ। जो बताऊंगा उसको कुछ नोट कीजिए, तो उसको जाकर भी एक बार तो याद रहेगा नहीं, ऐसा तो कालिदास का कुछ ऐसा है नहीं, तो उसको थोड़ा सा लिख लिख लेंगे तो घर में जाकर देख, हम लोग ऐसे ही करते हैं। मैं अपना मतलब एज ए पेरेंट्स क्या करते हैं, मतलब एज ए मतलब स्टूडेंट में बता रहा हूँ मैं कि मतलब कैसे करना है इस चीज को, कैसे हम लोग किए हैं। सुबह में उठ के रटना, ये भी बता दे रहा हूँ सभी आदमी यदि है लाइन पे, यानी कि सुबह उठ के जो रटने वाली काम है, जो पढ़ने वाली काम, सुबह उठ के पढ़ना, खास करके एग्जामिनेशन तक। अब मैं भी आप ही की तरह एस्पायरेंट था, एस्पायरेंट हूँ, अभी भी हूँ और आगे भी मतलब है इस तरह का, तो कोई बात, इस तरह से आपको मतलब तैयारी जारी रखिए। कि ये तो कहना सही है सर का, इससे हम भी वाकिफ रखते हैं। बहुत लोगों का है कि नहीं नहीं रात में सुबह में तो नींद आएगा, रात में पढ़ेंगे। बट आप इमेजिन करिए, रात में आपने नॉलेज ले लिया, 4 घंटे आपने पढ़ाई किया, 2 बजे रात तक आपने पढ़ाई किया, और उसके बाद जैसे ही सोए तो जितना 4 घंटे का पढ़ा हुआ था वो सीधे 50% से कम पे चला जाएगा। और सोने का काम ही, 4 घंटा पढ़े वो 50% पे 2 घंटा पे आ गया, और फिर 7 घंटा बीता, 7 घंटा में ही वो आधा हो जाता है। तो ये है, उसके पीछे साइंस है, साइकोलॉजी है उसके पीछे। तो 7 घंटे के बाद वो आधा हो गया, जितना पढ़ा हुआ चीज आप फिर अगले 7 घंटे। लेकिन अगर आप सुबह में पढ़ लेंगे तो दिन भर वो आपका माथा में घूमता रहेगा। सुबह सुबह जो गाना सुन लेते हैं दिन भर वही गुनगुनाते रहिएगा, सुबह में जो भजन सुन लीजिएगा वही गुनगुनाते रहिएगा। बेस्ट ये होगा कि जैसे जो ऑफिस आ रहे हैं कोशिश करिए 8-9 बजे तक सो जाने का। अगर 9 बजे सो गए और रात में 3 बजे ही उठ गए, 4 बजे ही उठ गए, तो 3 घंटा 4 घंटा सुबह में पढ़ लिए, 4 घंटा 8 बजे तक पढ़ लिया, 8 बजे से अपना ऑफिस निकले। अगर ऑफिस नहीं निकल रहे हैं तो ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, 4 बजे से लेकर 9-10 बजे तक लगातार पढ़िए। तो 4 घंटा जो रात में पढ़ रहे हैं वो 4 घंटा सुबह पढ़ना फ्रूटफुल होगा। हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग भी प्राय वही को फॉलो किया है, सुबह ही उठ के पढ़ने का। और बच्चों को भी हम अभी तो फिलहाल वही दे रहे हैं। बाकी आपका अपना सहूलियत जो जैसे पढ़ सके, लेकिन मेहनत करना है। 10 घंटे 12 घंटे आप दीजिएगा तभी आइएगा। अब एक तरह का ये भी तो कंपटीशन ही है ना। आप सोच लीजिए अगर 8 घंटा पढ़ रहा है तो 9 घंटा पढ़िएगा तभी जाकर। ठीक है, ओके, आज का क्लास एंड करते हैं फिर हम लोग। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड इवनिंग सबको फिर से। हाँ ठीक है, ओके। हाँ कल फिर जो उसी टाइम, कल मंडे को मिलते हैं फिर हम लोग 11:15 पे। थैंक यू, ओके बाय। अपना अपना लेफ्ट करते थे, इधर से हो गए। सर अच्छा।